नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। देखिए, आज हम लोग एसएससी जीडी के जो अभी हाल ही में पेपर्स हुए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो पहला पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका 6 फरवरी 2023, यानी कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 6 फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था उस पेपर का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। आपको एक स्लाइड पर 2 या 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, बट डोंट वरी, मैं आपको उन्हें जूम करके अच्छे से क्लियरली विजिबल करा दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, पहला क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द डिक्शनरी ऑर्डर, यानी कि आपको 5 शब्द दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है इन्हें उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में यह अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में दिखाई देते हैं। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 की। ध्यान दीजिएगा। तो डिक्शनरी देखना हम सभी लोग जानते हैं। डिक्शनरी में क्या तरीका होता है किसी भी शब्द को देखने का, कि उसका पहला लेटर हमें देखना होता है। तो हमने देखा पहला लेटर सभी का क्या है, टी है, तो हमें इससे कुछ पता नहीं चलेगा, तो हम टी को साइड में कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेटर पे गए तो ओ है, सभी का ओ ही है, इसलिए इससे भी कुछ पता नहीं चलेगा, साइड कर देते हैं। अगला लेटर हम देखें तो ये पी है, ये पी है, ये पी है, ये यू है, ये आर है, ये आर है। आप समझ सकते हैं आर यू पी में छोटा कौन है, कि सर पी है। तो हमने देखा पी इन तीनों में आया है, हम इन्हीं तीनों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल पाएंगे। तो इसके आगे बढ़े तो यहाँ ओ है, यहाँ आई है, यहाँ ए है। तो ए छोटा लेटर है तो नंबर 1 पर ये दिखाई देगा। उसके बाद आई और ओ में छोटा आई है तो नंबर 2 पर ये दिखाई देगा, नंबर 3 पर ये दिखाई देगा। अभी चौथा पांचवा छठवा इसमें से निकालने की कोशिश करें। लौट कर आइए, यू आर आर, तो छोटा कौन है, आर, कॉमन 2 में है। यहाँ टी है, यहाँ एन है, तो एन छोटा है तो ये हो जाएगा चौथा नंबर, ये हो जाएगा पांचवा नंबर, जो बच गया वो छठवा नंबर। तो आप देखिए पहले नंबर पे क्या लगा है, 3, और 3 देखिए इस पर मत जाइएगा, 1 2 3 4 ये तो ऑप्शंस है, 1 2 3 4 ये क्या है, ऑप्शंस है। हाँ जी, वो यहां से शुरू हो रहे हैं। देखिए हमें क्या चाहिए था, पहले नंबर पे क्या लगाया है, 3, यहां पर लिख देता हूं क्रम। दूसरे नंबर पे हमने क्या लगाया है, 2 लगाया है। तीसरे नंबर पे हमने क्या लगाया है, तीसरे नंबर पे हमने पहला लगाया है। चौथे नंबर पे हमने क्या लगाया है, वो छठा लगाया है। पांचवें नंबर पे हमने क्या लगाया है, तो वो हमने पांचवा ही लगाया है। और छठे नंबर पर हमने क्या लगाया है, तो वो चौथा लगाया है। यानी कि 32 16 54 ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही, यहां पर ग्रीन टिक भी हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये आंसर किस तरीके से आया होगा। ठीक है, तो इसी स्लाइड पर अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। इसी स्लाइड पर जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है सीरीज से, श्रृंखला से। आपके सामने एक सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने एक सीरीज है, ये वाली सीरीज है 12 23 45 वाली। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे क्लियरली यहां पर लिख लेते हैं। 12 है, 23 है, 45 है, उसके बाद 56 है, उसके बाद 78 है, 89 है, उसके बाद 111 है, उसके बाद 122 है, देन क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हम इसका डिफरेंस करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस करते हैं सबसे पहले। देखिए 12 से 23 हुआ तो आप समझ सकते हैं कि प्लस 11 हुआ है। अभी 23 से 45 हुआ तो 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, तो प्लस 22 हुआ है। अभी 56 हो गया ना 45 से, तो 6 में से 5 गए तो 1 और 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि प्लस 11 हुआ है। पैटर्न समझ पा रहे हैं, प्लस 11 प्लस 22 प्लस 11, तो मेरे ख्याल से आगे प्लस 22 ही हुआ होगा। 8 में से 2 गए तो 6 और 7 में से 5 गए तो 2, सॉरी 8 में से 6 गए तो 2 और 7 में से 5 गए तो 2, यानी कि यहाँ प्लस 22 ही हुआ है। यहाँ पर देखें तो 9 में से 8 गए 1, 8 में से 7 गए 1, यहाँ प्लस 11 ही हुआ है। यहाँ पर देखिए 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे और इधर 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी कि प्लस 22। 100% यहाँ प्लस 11 दिखेगा आपको, तो आगे आपको प्लस 22 ले जाना पड़ेगा। तो जब 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144 बनेगा, यानी कि 144 बनेगा, और 144 ही आपका आंसर है, यानी कि पहले विकल्प में 144 दिया हुआ है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, लेकिन हाँ आपको क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी देखने को यहाँ पर जरूर मिलेगी। हम सोचते हैं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बैंक में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में नहीं आएंगे या किसी इस पेपर में नहीं आएंगे, तो आप यहाँ देखना, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारी उम्मीद से परे हैं। देखिएगा, आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। इसे क्लियरली यहां पर लिख देता हूं, दैट इज रियलिटी। रियलिटी लिखा हुआ है और रियलिटी को उसने लिखा है YEA LITR।
ठीक है। और उसके बाद साइंस को लिखा है, मैं उसे नहीं लिखूंगा, जो पूछा है उसे लिखूंगा, यानी कि उसने हमसे पूछा है एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स को उसने हमसे पूछा है, क्या लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने बीच में एक छोड़ दिया है, उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। देखिए, हम ऐसे केस में एक चीज समझ सकते हैं, रियलिटी की जो कोडिंग हुई है वो इन्हीं के लेटर्स को इधर उधर करके हुई है, तो उसे कैसे समझा जाए कि लेटर्स कैसे इधर उधर हुए हैं। तो आप इनको वैल्यूज दे दिए, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू निश्चित कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। आपने देखा कि y जो था वो 7वें नंबर पे था, तो इसने 7 लिख देना है। ये e जो था वो दूसरे पर था, 2 लिख दीजिए। a कितने पर था, 3। l कितने पर था, 4। i कितने पर था, 5। t कितने पर था, 6। और r कितने पर था, तो 1 पर था। आपको क्या करना है, एडवर्स के साथ भी ऐसे ही करना है। 1 लिखना है, 2 3 4 5 6 7। अब इसका क्रम यही वाला तो बनेगा, देखो इससे ये बना था ना, तो इससे यही वाला क्रम बनाएंगे, यानी कि 7 2 3 4 5 6 1। अब बताइए 7 नंबर पे क्या है कि सर ई है, सेकंड 2 नंबर पे क्या है तो डी है, 3 नंबर पे क्या है तो सर वी है, 4 नंबर पे क्या है तो सर ई है, 5 नंबर पे क्या है तो सर आर है, 6 नंबर पे क्या है तो सर एस है, और 1 नंबर पे है ए। यानी कि हमारा आंसर बनेगा EDVERSA, EDVERSA। कंप्लीट आंसर आपको पहले ही विकल्प में दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब वो सही जवाब है, और ये आयोग की आंसर की है, ये हमारे द्वारा बनाई हुई आंसर की नहीं है। ठीक है, चलिए इसे रफ करता हूं, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी स्लाइड पर देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है नॉन वर्बल सीरीज से, नॉन वर्बल सीरीज श्रृंखला। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, थोड़ा सा और इसे जूम आउट कर दूं सो दैट क्लियरली फ्रेम में ये फिट हो जाए। जी हाँ, और दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ सकती है। तो नोटिस करिए हो क्या रहा है। अब मैं इसे, अच्छा चलिए इस यहीं से नोटिस करिए, ये जो एरो ऊपर था ना, सबसे पहले नंबर पे ऊपर की तरफ फेस करके, वो अगले में सेकंड नंबर पे आ गया। देखिए आया कि नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो पहले नंबर पे था वो अगले में सेकंड नंबर पे आ गया। देखो आया कि नहीं। ऐसे ये जो है ना पहले नंबर पे एक लॉलीपॉप जो कि नीचे की तरफ है, वो आगे जाकर बीच में आ जाएगी, बीच में, और वो भी ब्लैक कलर इस तरीके से। तो आप देखिए बीच में ब्लैक कलर, बीच में ब्लैक कलर, बीच में ब्लैक कलर, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर की ओर जा रही है। अच्छा, एक नई चीज नोटिस करिए। नई चीज ये नोटिस करनी है कि ये जो एस था ना, एस ऊपर जो एस बना हुआ है, ये एरो इस सेकंड वाली जगह पर आया है, यहां पर आ गया, लेकिन ये जो एस वाली आकृति थी वो इसमें गायब है, और इसमें एक नई आकृति आ गई लॉलीपॉप वाली। मानते हैं इस बात को? ऐसे ही ये वाला जो बॉक्स था वो सेकंड नंबर पे आया है, लेकिन ये जो था ना, ये जो एरो था वो गायब हो गया, उसकी जगह नई आकृति आ गई है, ये इज इक्वल्स टू वाली। ऐसे ही इसमें ये जो सेकंड नंबर पे हम लेकर आए हैं, लेकिन इसकी जगह पर एक नई आकृति आएगी, यहां पर नई आकृति। नई आकृति क्या है? ये तो नई आकृति है नहीं, ये तो पुरानी है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये कट ही गया। एक ये है और एक ये है, वो भी वाई जैसी। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करके बताना, सबसे आखिरी आकृति में जो भी शेप बनी है वो नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे ही होनी चाहिए। इसमें नीचे नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं है। इसमें नीचे की ओर है, इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप बात समझ में आ गई आपको। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज फ्रॉम द सीरीज, अगेन नंबर सीरीज से है, श्रृंखला से है, आपके सामने यहां पर लिखता हूं। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 96 है, 48 है, 60 है। तो यहां पर आप देखो 96 से 48 घटा है, माइनस हुआ है कुछ, 48 से 7 जुड़ा है, बढ़ गया है, 60 से 30 फिर घट गया, 30 से 42 फिर बढ़ गया। जब एक बार घटे और एक बार बढ़े तो यहां पर ऑल्टरनेट सीरीज की चांसेस होते हैं। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर दूसरी, यानी कि एकांतर श्रृंखला जिसे कहते हैं। तो आप ऐसे करके नोटिस करिए कि 96 से 60 की बात करते हैं, 96 से 60 रह गया तो आप कहेंगे सर -36 हो गया। आगे बढ़े और इसके बाद आप देखिए 60 से कितना रह गया कि 60 से सर 42 रह गया। 60 से 42 रह जाने का मतलब सर -18 हो गया। अब इसके बाद जो रह जाएगा वो हमारे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। देखो हम एक छोड़कर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो -36
फिर 36 का आधा -18, तो मेरे हिसाब से -18 का आधा -9 होगा, और -9 42 में से होगा, और 42 में से 9 माइनस करेंगे तो 33 बचेगा, और 33 यानी कि 33 ही आपका बिल्कुल सही जवाब इसमें दिया हुआ है। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी स्लाइड पर है इसलिए इसे मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, थोड़ी लैंग्वेज लेंदी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लैंग्वेज क्या कहती है सुनिएगा। कहती है उस समुच्चय का चयन करें। समुच्चय यानी कि जो नीचे जो सेट दिए हुए हैं, सेट, इनकी बात कर रहा है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं। मतलब ये दो एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, 9, 14, 161, 12, 18, 210। जैसे ये समुच्चय है, ऐसी ही एक समुच्चय का चयन इसमें से आपको करना है। ठीक है, अच्छा उसने यहां यह भी बताया कि जैसे एक 13 हो तो 13 में आप गणितीय सक्रियाएं, मैथमेटिकल एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं। 13 में कुछ जोड़ लो, 13 में कुछ घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, लेकिन ऐसा मत करना कि 13 का एक अलग निकाल दो, 3 अलग निकाल दो और उन दोनों को जोड़ो घटाओ, ऐसा नहीं करना, मना कर रहा है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। तो चलिए, उसने कहा 9, 14, 161, 9, उसने कहा 9, 14, 9, 14 और 161। ठीक है, एक एग्जांपल उसने ये दिया। दूसरा दिया है उसने 12, 18, 210। फिर हमसे पूछा है निम्न में से ऐसा समुच्चय कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसे समझे ना कि ये कैसे बना। यदि ये हमें समझ में आ जाएगा तो हम आंसर दे पाएंगे कि नेक्स्ट कैसे बना होगा। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं है। नेक्स्ट का आंसर हम दे पाएंगे। चलिए देखिएगा, यहां पर यदि हम 9 और 14 को जोड़ लें, 9 और 14 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। अभी 23 से 161 कैसे बनाया जा सकता है कि सर कुछ गुणा करके बना सकते हैं। तो गुणा कितने का हो कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए। दिमाग में सोचिए 7 का हो तो 7 या 21 की 1 हो जाएगी, 2 हासिल हो जाएगी, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सर 161 बन रहा है। क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है? हाँ सर, हमने 12 18 जोड़ा था तो 30 हो गया था, और 30 में हमने 7 का गुणा किया तो 7 या 21 यानी कि 210 हो रहा है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही एक सेट ढूंढिए जिनकी दोनों वैल्यू को जोड़कर उसमें 7 का गुणा करके अगला नंबर बन जाए। तो हम आंसर पे हिट करते हैं सीधे। देखो 29 और 17 कितना हो गया, ये हो गया 29 10 39, 39 और 7 हो गए आपके 46, 46। क्या 46 में 7 से मल्टीप्लाई करके 322 आएगा? आना तो चाहिए। तो देखो 7 छिंग 42 की 2 हो गई, 4 हासिल हो गई, 7 चौक 28 और 2 3, 28 और 2 कितने हो गए, 32 हो गए, यानी कि 322 हो गए, और 322 आ भी रहा है। इसका मतलब ये विकल्प इसी तरीके से बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का लॉजिक भी एग्जैक्टली यही होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इसी स्लाइड पर है, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, दैट इज फ्रॉम द सीरीज अगेन, लेकिन इस बार जो सीरीज है ना वो लेटर की सीरीज है। तो मैं आपके लिए सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं क्या क्या है लेटर्स। देखिएगा FSCW। अच्छा मैं यहीं पर समझा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए F है, F 6 नंबर पे होता है, फिर H है जो 8 नंबर पे होता है, तो आप देखेंगे +2 हुआ है। अभी H 8 है, J 10 है तो फिर से +2 हुआ है, J 10 है तो L 12 है तो फिर से +2 हुआ है। अब फिर से +2 यदि मैं करूं तो मेरा आंसर बनना शुरू होगा। 12 और 2 14, 14 का मतलब N होगा। N से शुरू होने वाले ये दोनों विकल्प तो है नहीं, इसलिए इनको काट देते हैं। ये दो विकल्प हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा S से बना है Q, 19 पर होता है, Q 17 पर होता है, तो अब -2 हुआ है। अभी Q से बना है O तो -2 हुआ है, O से बना है M तो -2 हुआ है, M में से -2 जब आप करेंगे तो K बनेगा, तो N के दोनों ही विकल्प में है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे रफ करके यहीं पर तीसरे लेटर पे आता हूं। C से बना है E +2, E से बना है G +2, G से बना है I +2, I में +2 करेंगे तो K आएगा। अब K वाला विकल्प यही है, दूसरा है नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर बन जाता है। पूरा क्वेश्चन चेक करने की, पूरा ऑप्शन चेक करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8th क्वेश्चन भी इसी वाले स्लाइड पर है। 8th क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी आपको अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है। समझिएगा ये सीरीज कैसी है। देखो AEIOU, मेरी बात को समझ पाए?
वोवल्स हैं शुरुआत में, ये ए दिया है, ई दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने आई ले लिया, फिर ओ है, फिर यू है, ए ई आई ओ यू बन जाएगा। यानी कि आई से शुरू होगा, तो आई से सारे शुरू हो रहे हैं। अब देखिए डी से जी, अब इसे हटा दूं, हाँ आई से शुरू होगा, यहां लिख देते। अब डी से जी +3 है, तो मैं जी में भी +3 कर दूं तो जे हो जाएगा, और जे में +3 करूंगा तो एम हो जाएगा, एम में +3 करूंगा तो पी हो जाएगा। यानी कि पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब एल से चलते हैं, एल से ओ, यानी कि +3 दिखता है, ओ से यू, ओ से ओ में भी +3 करेंगे। एल से ओ कितना प्लस हुआ, 3 हुआ। ओ में +3 करूंगा तो 18 का मतलब आर हो जाएगा, और 18 में 3 प्लस करूंगा तो 21 का मतलब यू हो जाएगा, 21 में 3 प्लस करूंगा तो 24 का मतलब एक्स हो जाएगा। ये भी पैटर्न सही है। तो आई जे आर वाला तो एक ही विकल्प है ना इसमें, कौन सा, पहला, जिसमें आई जे आर लिखा हो, देखो ना, और किसी में है ही नहीं, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। बाकी किसी ऑप्शन के लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि और कोई ऑप्शन इससे मैच करता ही नहीं है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां प्रश्न क्या कहता है, किस चैप्टर से है, इसे समझिएगा। तो 9वां प्रश्न है, ये है सिटिंग अरेंजमेंट से, और उसमें भी आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट दिया है। कौन सा अरेंजमेंट दिया है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट दिया है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, अच्छे से देख लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ओ पी क्यू आर और एस, यानी कि 3 और 2 5 लोग हैं। ओ पी क्यू आर और एस एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, तो मैंने ये वृत्त बना दिया, और 5 लोग यानी कि 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके मैंने बिठा दिए हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। अभी आगे क्या कहता है सुनिएगा। कहता है केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, केंद्र ये होता है, ध्यान रहे, आर एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जैसे एस यहां पर हो तो आर इसके बाईं ओर, लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो आर इसके बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आगे पढ़िए, कहता है क्यू ओ के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब क्यू ओ के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बिठाता हूं। आगे बढ़िए, कहता है एस आर और ओ के ठीक बगल में बैठा। एस जो है आर और ओ के ठीक बगल में है, इसका मतलब ओ को यहां होना चाहिए, तभी तो एस आर और ओ दोनों के ठीक बगल में आएगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, अब ये जब ओ बिठाई दिया हमने, तो अब इस लाइन को दोबारा पढ़ लो जो छोड़ दी थी। क्या, क्यू ओ के दाईं ओर ठीक बगल में, ओ के दाईं ओर इधर, क्यू ठीक बगल में बिठा दीजिए। बस लास्ट पॉइंट है पी आर के बाईं ओर ठीक बगल में, पी आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो लीजिए पांचों के पांचों लोग बैठ गए। पूछा है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में पी बैठा है, और पी आपको तीसरे विकल्प में दिया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। पॉइंट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इस बात को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 6 मित्र हैं, सारथी, परी, बाणी, कबीर, अर्शी और कमल, वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं। यानी कि फिर से वृत्त मुझको बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, मैंने यहां पर फिर से वृत्त बना दिया। एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे, लेकिन 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने केंद्र बना दिया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है उन सभी का मुख वृत्त के केंद्र की ओर है, डन। सारथी परी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जैसे कि परी यहां पर बैठी है, तो इसके बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सारथी बैठा हुआ है। आगे पढ़िए, वाणी कबीर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अब देखो, वाणी कबीर के दाईं ओर है, ना तो यहां वाणी आई ना कबीर, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बिठा रहा हूं। आगे पढ़ते हैं, कहता है अर्शी परी और कबीर के ठीक बगल में। परी जो है, सॉरी अर्शी जो है, वो परी और कबीर के ठीक बगल में, तो इसका मतलब अर्शी को यहां रखो, है ना, और कबीर को यहां रखो, ठीक है ना, तभी तो अर्शी परी और कबीर के ठीक बगल में आएगी। आई होप पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, सारथी परी के बाईं ओर, इसे तो बना चुके हम। वाणी कबीर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब कबीर बैठ गया ना, इसके दाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगी, वाणी बैठ जाएगी। जो पॉइंट छोड़ा था उसे अब पढ़ लिया है मैंने। अर्शी परी और कबीर के ठीक बगल में हमने बिठाई दी है। वाणी के बाई ओर चौथे स्थान पर कौन है, वाणी के बाई ओर चौथा, देखो ये व्यक्ति अभी मैंने बिठाया नहीं है, जरूरत भी नहीं है मुझे। बाई के बाई ओर चौथा, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन है, दैट इज अर्शी, और अर्शी ही आपको दूसरे विकल्प में दिया है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है।
सही जवाब तो आपके पास सामने है ही, लेकिन वो सही आए कैसे हैं ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से। मैं इसके सवाल को आपके सामने यहां लिखता हूं, लिखा है एंटिटी, और उसका कोड इसके नीचे लिख देता हूं, दैट इज UOFAVK के रूप में लिखा जाता है। इक्विटी को ऐसे लिखा जाता है, मैं नहीं लिख रहा हूं, तो एस्केप को कैसे लिखा जाएगा इसको जरूर लिखूंगा, क्योंकि यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, पहले इसे समझते कि ये कैसे लिखा गया, तभी तो हम एस्केप का कोड दे पाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या, यहां 3 के बाद पार्टीशन हो गए। T+1 U, E+1 F और N+1 O। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यहां पर पूरे सेट में +1 हुआ है zigzag। यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे तो I+2 के I+2 के, हाँ सही है, y में 2 जोड़ेंगे तो a आ जाएगा और t में 2 जोड़ेंगे तो v आ जाएगा। इस पूरे सेट में +2 हुआ है। सेम ऐसा ही इसके साथ करिए, इस पूरे सेट में -1 +1 c +1 d, E+1 F, S+1 T। यहां पर आपको +2 करना है, ध्यान रखिएगा। E+2 हो जाएगा G और A+2 हो जाएगा क्या, C, और P+2 क्या हो जाएगा, R, यानी कि DTFGRC। DTFGRC आपको दूसरा विकल्प दे रखा है, आसानी से समझ में आ गया होगा। जिगजैग यानी कि क्रॉस में इसकी कोडिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन किससे है पता है? कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 12? थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे कि आपको और क्लियरली विजिबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में स्टार को 58 लिखा है। देखो स्टार को 58, 58 एक बड़ा नंबर है। ये कैसे पॉसिबल है कि स्टार को 58 लिख दिया हो? तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कहीं STAR की वैल्यूज को जोड़ा तो नहीं है। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। देखिए S 19 होता है, A 1 होता है, 19 और 1 20, 20 और T 20 पर होता है, 20 और 20 40, 40 और 18 58, तो बिल्कुल सही है। ऐसी अलार्म देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 18 26 और 1 ले लेते हैं 27, 27 और 10 37, 37 में 8 जोड़ेंगे तो 45, तो 45 ही लिखा है। आप लिखकर जोड़ सकते हैं। देखिए 19 और 1 20 और 20 40 और 7 47 और 5 हो गए आपके 52, 52 ही आपको ऑप्शन में दिया है, तो 52 इसका कोड बन जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो आप पूरे पेपर में पाओगे जीडीके में कि 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसा कर रख रहे होंगे, अदरवाइज सभी क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 14 15 एक ही स्लाइड पर है। 13 को जूम कर देता हूं, ठीक है। ये है 13वां क्वेश्चन। कहता है मिरर इमेज, वाटर इमेज बनानी है, यानी कि नीचे लगा है मिरर, नीचे मिरर होता है तो वाटर इमेज जैसा ही दिखाई देता है। क्या होगा, सारी चीजें, सारे लेटर्स ऐसे पलट जाएंगे ऊपर से नीचे को। अब बताओ W जब पलटेगा तो M जैसा दिखेगा, इसमें दिख रहा है, बिल्कुल सब में दिख रहा है। R जब पलटेगा उल्टा होके ऐसा दिखेगा, ऐसा तो नहीं दिख सकता ना, इसमें सीधा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अच्छा S जब पलटेगा, पलटने के बाद ऐसा 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 सब में दिख रहा है। 2 जब पलटेगा तो 2 पलट के ऐसा हो जा सकता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा थोड़ी हो जाएगा, इधर थोड़ी जाएगा डंडा, इसलिए ये नहीं होगा। T जब पलटेगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा थोड़ी दिखेगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया आपका, जो बच गया वो एलिमिनेशन से बहुत आसानी से हो जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ जाते हैं, दैट इज फ्रॉम दी ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक है कॉन्सेप्ट तो एक है शॉर्ट ट्रिक। मैं यहां पर शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि शॉर्ट ट्रिक मेरी बनाई हुई है, जब तक मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा दूंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगी। यहां पर मैं कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से नहीं कराऊंगा। सुनिएगा, निर्देश है A@B का अर्थ है B की बहन है, A एंड B का अर्थ है B का भाई है, एंड सो ऑन। फिर ये इक्वेशन दी है और पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम इस इक्वेशन से फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले A का नाम लिखिए, A के बाद है एंड, और एंड का मतलब दिया है भाई, तो आप A को भाई बनाइए। किसका भाई बनाएंगे कि सर अगले वाले व्यक्ति C का। C के बाद है प्लस, और प्लस का अर्थ दिया है इसमें पिता, तो C को पिता बनाइए। किसका बनाएंगे कि सर E का। E को नीचे ले आइए।
ई के बाद ये जो सिंबल है इसका मतलब दे रखा है आपको माता, तो ई माता हो गई। किसकी माता हो गई कि सर जी की, तो जी को नीचे ले आएंगे। जी के बाद है हैश, और हैश का मतलब है पत्नी, तो जी पत्नी हो गई। बोलो किसकी पत्नी हो गई कि सर वो हो गई आई की पत्नी, तो हम आई को यहां ले आएंगे। आई के बाद है एंड, और एंड का मतलब था भाई, तो आई भाई हो गया। बोलो किसका भाई हो गया कि सर अगले वाले व्यक्ति के का हो गया, के को यहां ले आएंगे। के बाद है प्लस, और प्लस का मतलब क्या दे रखा है पिता, तो के पिता हो जाएगा। बोलो किसका पिता हो जाएगा, अगले वाले व्यक्ति एम का हो जाएगा। अभी एम के बाद है एट दी रेट का मतलब बहन, तो एम बहन हो जाएगी किसकी, ओ की। इक्वेशन से फैमिली ट्री इतनी बड़ी बनी है। अभी पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, फॉल्स ढूंढना है। पहला, सी जी के नाना है, तो वो तो है, सी की बेटी है जी, तो इसकी माँ के पिता इसके नाना लगेंगे, सी नाना लगेंगे। ये फॉल्स नहीं है, ये तो सही है। सही है इसलिए हमारा आंसर नहीं बना, हमें तो गलत ढूंढना है ना। अगले में कह रहा है आई ई का पुत्र है, तो देखना जरा क्या आई ई का पुत्र है। सर आई ई का पुत्र कहां है, आई पति है जी का, और जी जो उसकी पत्नी है ना वो पुत्री है ई की, तो आई तो दामाद लगेगा ई का, पुत्र तो नहीं लगेगा। तो ये गलत है और सत्य नहीं है, और हमें वही ढूंढना था जो सत्य नहीं है। इसका मतलब दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई बात। आपने देखा ये फैमिली ट्री कैसे बनी, बॉक्स में हम मेल मेंबर को बंद कर रहे थे और सर्कल में हम लोग फीमेल मेंबर को बंद कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये है अर्थमेटिकल रीजनिंग का, जिसमें इक्वेशन को बैलेंस करने की बात होती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और जूम कर देता हूं उसे, क्योंकि हमें यहीं पर यूज करने होंगे अपने सिंबल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मैं तो ऑप्शन से ही तो पेपर में उठाता हूं, तो आज तो मेरे लिए और अच्छा है कि मेरे सामने आंसर लिखा है सीधे, तो मैं सीधे आंसर ही रख रहा हूं। वो कह रहा है आप किसे बदलो, प्लस को और माइनस को। तो लीजिए प्लस है या डिवाइड है, थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, मैं इसे छोटा करके देख लेता हूं। मेरे सामने ब्लर हो गया ये, समझ नहीं आ रहा, शायद डिवाइड माइनस है। एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर प्लस माइनस लगा के देखेंगे। डिवाइड माइनस लग रहा है मुझे, ये डिवाइड माइनस है। डिवाइड माइनस को चेंज करने की कह रहा है, डिवाइड माइनस को। यहाँ डिवाइड माइनस नहीं समझ में आ रहा है, डिवाइड माइनस ब्लर होने की वजह से नहीं समझ में आ रहा है। शायद ये डिवाइड है, ये माइनस है, पहले वाला डिवाइड है, पहले वाला डिवाइड है। चलिए देखिएगा, डिवाइड माइनस को चेंज करना है, तो जो डिवाइड है उसे माइनस कर दो, जो माइनस है उसे डिवाइड कर दो, और ये तो प्लस था ही, ये इनटू था ही। चलिए करके देख लेते हैं, क्योंकि ब्लर्ड है, दिखाई नहीं दे रहा है। अभी 5 का भाग लगाइए 60 में, 12 बार जाएगा, और 12 का गुणा 2 में कर दीजिए, 24 हो जाएगा। और इधर प्लस लगाकर 13 लिख दीजिए, और इधर माइनस लगाकर 104 लिख दीजिए। 104 में 24 जोड़ोगे 128 हो जाएगा, और 128 में से 13 घटा दीजिए, तो ये 5, ये 1 और 1, 115 बचेगा। क्या 115 है आरएचएस? बिल्कुल आरएचएस 115 है। इसका मतलब चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, और चौथा तो सही था ही, बस हमें थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है पीडीएफ में, इसलिए हमें डाउट था कहीं चिन्ह बदलने ना पड़े, बट नहीं बदलने पड़े। 15 का आंसर चौथा बिल्कुल सही जवाब बन गया, और कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अगली स्लाइड पर है। अगला क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम दी सिलोजिज्म, यानी कि सिलोगिज्म, यानी कि न्याय निगमन से है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कथन दिया है सभी चूड़ियां सिक्के हैं, तो यहां पर मैंने सभी चूड़ियां सिक्के हैं डायग्राम बना रहा हूं। सभी चूड़ियां सिक्के हैं, ऐसे ही तो बनेगा डायग्राम। इसके बाद क्या कहता है, सभी सिक्के पायलें हैं, तो सभी सिक्कों को पायल बना देते हैं, ऐसे ही तो बनेंगे, सभी सिक्के क्या पायल बनेंगे, इसी तरीके से। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि सभी पायलें लॉकेट हैं, सभी पायल लॉकेट हैं, तो सभी पायल को हमने क्या बना दिया, लॉकेट बना दिया। और अब निष्कर्ष में पूछा है सभी लॉकेट चूड़ियां हैं, नहीं सर, सभी लॉकेट चूड़ियां नहीं हो सकते, कुछ जरूर हो सकते हैं। क्या कुछ लॉकेट सिक्के हैं? हाँ सर, बाहर से रिलेशन अंदर को आएगा तो कुछ में तो सही हो जाएगा, कुछ लॉकेट सिक्के हैं, ये वाली बात कैसी होगी, सही होगी। यानी कि सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला नहीं करता। और
पहले विकल्प में लिखा है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17वें की तरफ। 17वां प्रश्न क्या कहता है इसे समझिएगा। 17वां प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। 17वां प्रश्न जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग और वो भी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा क्या है। अच्छा, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऑप्शंस नहीं तो फ्रेम से आउट हो रहे हैं। चलिए देखिएगा। कहता है ये एक चौकोर कागज है, इसे राइट से हाफ फोल्ड कर दिया लेफ्ट पे। ये एरो बता रहा है इधर को जाता हुआ कि ऐसे फोल्ड हुआ है। फिर ये ऊपर से नीचे हाफ फोल्ड हुआ है। उसके बाद इसमें एक बिंदी, दो बिंदी और एक ऐसे करके एक आकृति काटी गई है। तो एक्चुअली क्या होगा जब ये फोल्ड होकर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक आकृति ऐसी है और एक बिंदी यहां पर है, एक बिंदी यहां पर है, तो आप इसे ऊपर की ओर अनफोल्ड करोगे यानी कि खोलोगे तो ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा। जैसे इसकी मिरर इमेज जो बनेगी, इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी कि सर इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी करके बनने लगेगी। इस सर्कल की मिरर इमेज ऊपर बनेगी, ये पास में है तो पास में बनेगी, दूर की दूर बनती है, पास की पास, ये पास था तो पास में बनी थी। अब इस पेपर को इधर भी तो खोलना है, जब आप इधर खोलोगे तो पास की पास बनेगी, पास की पास बनेगी, दूर की दूर बनेगी, दूर की दूर बनेगी, और ये पास थे पास बनेगी, पास थे पास बनेगी, ऐसी दिखाई देगी। ऐसी आपको किस में दिखाई दे रही है? इसमें दो गोले नहीं है, हमें तो दो चाहिए थे। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यानी कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? चलिए आ ही रही होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए आते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18वां प्रश्न क्या कहता है इसे भी देखिएगा, जो कि शायद नेक्स्ट स्लाइड पे है। 18वां, हाँ 18वां प्रश्न नेक्स्ट स्लाइड पे है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ी देर के लिए इसने मुझे भी समस्या में डाल दिया था। क्या है देखिएगा, यहां लिख देता हूं। ग्लो GLOW इज टू SOMF, ऐसे ही लाइक का दिया है और फिर सेव का पूछा है, तो मैं सिर्फ सेव पे आ जाता हूं, डायरेक्ट सेव पे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखिए यहां हो क्या रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि सबसे पहले G का अपोजिट लिखिए, क्या होता है T, और T में से -1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा S। अब L का अपोजिट होता है O, वो डायरेक्ट लिख दिया। O का अपोजिट होता है L, अब L में से -1 करके M लिख दिया, सॉरी +1 करके, L में +1 करके क्या लिख दिया, M लिख दिया। अच्छा, अब W का अपोजिट होता है D, W का अपोजिट होता है D, और D में +2 कर दिया। एक मिनट और मैं इसको देख लेता हूं अच्छे से। S का अपोजिट H -1 G हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, और G इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। जैसे कि इसमें क्या हुआ था, देखो G का अपोजिट T, -1 S हो गया। तो यहां पर देखना S का अपोजिट H, H -1 क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अच्छा, यहां क्या हुआ था, L का अपोजिट O डायरेक्ट लिखा था, तो हम भी कर देते हैं A का अपोजिट Z डायरेक्ट लिख देते हैं। तो Z से शुरू होने वाला केवल एक ही विकल्प है आपके पास, ये रहा, देखिएगा। और चेक करना है, O का अपोजिट M नहीं था, मतलब O का अपोजिट L होता था, +1 करके M लिख दिया, तो आप V का अपोजिट E और E में +1 करके F लिख दीजिए। क्या F है? बिल्कुल है। W का अपोजिट D +2 F होता है, तो E का अपोजिट V, और V में +2 करोगे तो X होगा। क्या ZFX पूरा आंसर है? एग्जैक्टली आंसर है। ये ऐसे हो रहा है। मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समस्या मुझे भी हुई थी इसे देखते वक्त, थोड़ा सा समय ले गया था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 है नॉन वर्बल का। कहता है वे विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, मतलब इसके अंदर निहित है इनमें से कोई। चारों विकल्प आपके सामने लेकर आने हैं मुझे, चारों विकल्प आपके सामने लेकर आने हैं। वो ऐसे नहीं आएंगे भाई, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तब आएंगे। अभी आ गए। देखिए भाई, इसके अंदर इनमें से कोई आकृति निहित है। अभी तो मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि आंसर लगा हुआ है, नहीं तो वैसे क्लियरली दिख भी रहा है। ये कोना, ये रहा, फिर ये रहा, देखो ये रहा, ऊपर गया तो ये भी ऊपर गया, यहीं तक गया, फिर ऐसे गया है, फिर आप भी ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे गया है तो आप भी ऐसे ले जाइए। एग्जैक्टली दूसरा विकल्प बिल्कुल इसमें निहित है, इसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आज के पेपर का आखिरी प्रश्न, ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज फ्रॉम दी
इक्वेशन अगेन कहता है ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं 20C5A3C2B16। ठीक है, अभी क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। कहता है ए का अर्थ प्लस है, प्लस लिखा है, डिवाइड लिखा है, समझ नहीं आता भैया, क्लोज मतलब ब्लर्ड है, चलो मैं लिखता हूं। ए का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ क्या है, इनटू है, तो 20 इंटू 5 लिखिए। ए का प्लस है तो 3 लिखिए। सी का अर्थ इनटू है तो इनटू 2 लिखिए। बी का अर्थ माइनस है तो माइनस 16 लिखिए। अब बोर्ड मास लगाइए। बोर्ड मास कहता है पहले गुणा कर लो, कितना हो गया 100 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 16। अभी ये 106 हो गया, 106 में से 6 गए तो 100 हो गया, 100 में से 10 गए तो 90 हो गया। क्या 90 हमारा विकल्प है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर बनता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही जीडी के और भी पेपर्स के सॉल्यूशन को देखने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल एग्जाम कार्ड लाइव के साथ। ये एग्जाम कार्ड और एग्जाम कार्ड की टीम ने मिलकर एक बहुत ही शानदार किताब बनाई है। ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल की किताब, जिसमें हम आपको 20 मॉक पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, 12 सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराते हैं। सॉल्व पेपर का मतलब है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, और प्रीवियस ईयर में भी 2013, 2015, 2019, 2021 और 2023। जी हाँ, बिल्कुल करंट सेशन जो चल रहा है, करंट 2023 के जनवरी और फरवरी में जो पेपर्स हुए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, इन सारे पेपर्स को लगाते हैं और आपको कहीं कोई कठिनाई आती है और उस कठिनाई का समाधान आप टीचर के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखकर बहुत आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस किताब को परचेस करने के लिए आपको जाना होगा एग्जाम कार्ड की वेबसाइट www.examcard.in पर। यहाँ पर जाएंगे और अपनी बुक को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर परचेज करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करिए और घर बैठे बैठे इस किताब को मंगा लीजिए। आपको कहीं किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।